नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का वेद सीआईएस क्लासेस में। आप सभी को जानकारी है कि हम लोग यूपीएससी पीटी और स्टेट पीसीएस पीटी के लिए, जिसमें बिहार और यूपी पीसीएस शामिल है, के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं दो सब्जेक्ट, फर्स्ट वन द हिस्ट्री एंड सेकंड वन ज्योग्राफी। देखिए, हिस्ट्री में बात शुरू करने से पहले मैं बात बताऊं कि कल भी मेरे को 2-3 बच्चों के फोन आए कि सर करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू कीजिए। जल्दी करंट अफेयर क्लासेस हम शुरू करेंगे, है ना, बहुत जल्दी था शीघ्र। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का जो करंट अफेयर्स है उसको आपको प्रोवाइड कराया जाएगा विद क्वेश्चन, है ना, जो कि संभावित सॉल्व प्रश्न है और साथ में कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, देखिए हम लोग आज हिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। आप लोग सभी इस बात को जानते होंगे कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो हमारी चर्चा चल रही थी, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में हमने पढ़ाया था कि क्या इसकी प्रारंभिक चुनौतियां थी। ठीक है, उसने इन चुनौतियों को कैसे शांत किया, कैसे वो सत्ता पर सुदृढ़ हुआ और उसके राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसकी दो महत्वाकांक्षाएं, एक तो साम्राज्यवाद, बल्कि मैं कहूं कि सबसे मुख्य आकांक्षा यही थी कि सल्तनत की सीमाओं का विस्तार, सल्तनत की सीमाओं का विस्तार। ठीक है, और सल्तनत की इन सीमाओं का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय उपमहाद्वीप से परे करने का भी निश्चय लिया था। और फाइनली इसने क्या उपाधि ली थी? सिकंदर सानी की, मतलब सेकंड अलेक्जेंडर का टाइटल भी इसने लिया था, है ना। सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने ली ताकि पूरी विश्व को जीतने का ख्वाब रखता था। कारण इसके पीछे ये था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसने पूरे विश्व को जीतने का ख्वाब छोड़कर क्या फैसला किया कि सबसे पहले किसको जीता जाए? सबसे पहले भारत के उत्तरी और दक्षिणी भारत को जीता जाए। लेकिन इन सब के लिए, इस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं सुधारों की आवश्यकता थी। किन की आवश्यकता थी? सुधारों की आवश्यकता। इन सब कार्य को पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स जरूरी थे, सुधार। क्योंकि जब तक आंतरिक सुधार नहीं होंगे तब तक बाह्य रूप से स्थिति मजबूत नहीं होगी। साम्राज्यवाद के विस्तार की अवधारणा है वो क्रियान्वित नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो जब हम आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो सबसे पहले थे प्रशासनिक सुधार। कौन से सुधार? प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उसके बाद थे आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार। और जब आर्थिक और प्रशासनिक सुधार क्रियान्वित हुए तो सैनिक सुधार हुए। कौन सुधार? सैनिक सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स। देखिए यह बात सही है कि साम्राज्यवाद यानी कि अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए एक बहुत विस्तृत सेना की जरूरत थी। और सेना को रखने के लिए क्या करने पड़ते? सैनिक सुधार। मतलब सेना के पैटर्न को सुधारना पड़ता, सेना की भर्ती प्रक्रिया, उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बहुत सारी जरूरत थी। सैनिक सुधार हुए, लेकिन उससे पहले क्या करने पड़े? प्रशासनिक सुधार। देखिए जब प्रशासनिक सुधारों की हम चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहां देखते हैं 4 मंत्रालयों के रूप में। क्या देखते हैं हम? 4 मंत्रालय। मुझे साल तो नहीं ध्यान, लेकिन किसी स्टेट पीसीएस के पीटी में ये सवाल पूछा हुआ था। एक तरफ मंत्रालय दिए थे, एक तरफ दिया था कि इनका संबंध किससे है, कि कौन से मंत्रालय हैं। देखिए सबसे पहला मंत्रालय था दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत था एक प्रकार का राजस्व विभाग। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि दीवान ए विजारत, इस विभाग का एक कार्य यह भी होता था कि यह क्या करे कि यह अन्य विभागों पर भी नियंत्रण रखता था। इसका हेड होता था वजीर। मुखिया कौन था इसका?
वजीर। और उस समय ख्वाजा खातिर वजीर हुआ करता था। ध्यान करिए, इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी मंत्री बने रहे। दीवान ए वजारत राजस्व, दैट इज वजीर, और इसका काम था राजस्व विभाग का सारा मामला देखना और क्या देखना, अन्य विभागों को भी इन सुपरविजन करना। सबसे पहले ख्वाजा खातिर था। कहते हैं ख्वाजा खातिर के बाद इस पर सत्ता पर इस पर कौन उठाया गया, नुसरत खान। नुसरत खान एक महान योद्धा था लेकिन करप्ट था, धन हड़पा, और इस कारण बदनाम हो गया, बाद में उसको बैठा दिया गया। वजीरत के बारे में यहाँ बर्नी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें जो बोर्ड पर नहीं भी लिखी जा रही हैं और आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप ध्यान रखें। जैसे कि ये बर्नी वाली बात, बर्नी ने कहा था कि एक सुल्तान के लिए बुद्धिमान वजीर से बढ़कर उसके राजत्व के लिए उससे बेहतर कोई नहीं। यानी कि वो कहता था कि बुद्धिमान वजीर सुल्तान का क्या होता है, सुल्तान का गुड लक होता है, बुद्धिमान वजीर होना चाहिए, यही सुल्तान का गुड लक है। ठीक है, तो वजीर हुआ करता था, है ना। यह इस पर ध्यान रखेंगे, बर्नी का कथन की याद रखेंगे आप। क्या है बर्नी का कथन, कि बुद्धिमान वजीर से बढ़कर सुल्तान के लिए वक्त को राजत्व हो नहीं सकता। तो ये वजीर के रिगार्डिंग है। एक है दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज, मतलब सैन्य मंत्रालय, सैन्य मंत्रालय मतलब ये वो विभाग था जो सेना संबंधी मामलों को देखता था। सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का वेतन, सैनिकों का साजो सामान इत्यादि देखने का काम किसका था, दीवान ए आरिज का, जो क्या हुआ करता था, सैन्य मंत्रालय। दीवान ए वजारत राजस्व मंत्रालय। देखिए, एक था दीवान ए इंशा, दीवान ए इंशा। इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि बर्नी ने बताया है कि अलाउद्दीन का साम्राज्य, अलाउद्दीन का जो साम्राज्य था वो 11 प्रांतों में था। कितने प्रांतों में, 11 प्रांतों में। ये किसका स्टेटमेंट है, बर्नी का। बर्नी ने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य 11 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, साथ में एक बात और बताई है कि इन्हीं 11 प्रांतों में से एक प्रांत हुआ करता था लाहौर व दीपालपुर। लाहौर व दीपालपुर, जिसका इस लाहौर और दीपालपुर का जो प्रांतपति था वो था गाजी मलिक। कौन था, गाजी मलिक। ये समझ लेना आप, ये वही गाजी मलिक है जो आगे चलकर ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की नींव रखेगा। ध्यान रखना कि बर्नी ने बताया है कि अलाउद्दीन का जो साम्राज्य था वो 11 प्रांतों में विभक्त था। उन्हीं में से एक हुआ करता था लाहौर और दीपालपुर, जिसका वो हेड कौन था, गाजी मलिक। ठीक है, अब ये जितने भी प्रांतपति हैं, ये जितने प्रांतपति हुआ करते थे, भाई प्रांतपति हैं कुछ, और कुछ क्या हैं, ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं। तो ये प्रांतपति और ऑफिसर्स सब किससे संपर्क रखते थे, अलाउद्दीन खिलजी से, या अलाउद्दीन खिलजी का इनसे क्या होता था, पत्र व्यवहार। ये इससे भाई आपस में संपर्क जो ये रखा करते थे, किसके माध्यम से, पत्र व्यवहार करते होंगे, सीधी सी बात है। भाई अलाउद्दीन खिलजी तो हेड है ना साम्राज्य का, उसके अंदर 11 प्रांत हैं, उन प्रांतों के हेड हैं, कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था कि इन सब से पत्राचार के माध्यम से, किसके माध्यम से, पत्राचार या शाही आदेशों के माध्यम से संपर्क रखता था। इस पत्राचार को और शाही आदेशों को मेंटेन करने वाला जो विभाग था वो था दीवान ए इंशा। शाही आदेश, शाही आदेश और अधिकारियों से पत्र व्यवहार, अधिकारियों से
पत्र व्यवहार। ठीक है। दीवान वजारत राजस्व विभाग, दीवान आरिज सैन्य मंत्रालय, दीवान इंशा शाही आदेश और अधिकारियों से पत्र व्यवहार वाला। चौथा विभाग है दीवान ए रसालत विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। समझिए, दीवान ए रसालत एक ऐसा विभाग होता था कि जो विदेशों से राजदूत आते थे, है ना, उनसे क्या संबंध रखते हैं, विदेशों से कैसे हमारे संबंध होने हैं, ये सब बात कौन डिसाइड करता था? दीवान ए रसालत। ये क्या था? एक प्रकार का विदेश मंत्रालय। इसके बारे में आप ये समझिए कि बर्नी ने इस पद पर जो व्यक्ति नियुक्त था उसका नाम नहीं बताया है। किस पद पर? दीवान रसालत पर जो व्यक्ति नियुक्त था उसका नाम नहीं बताया है। तो ऐसा लगता है कि शायद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस मंत्रालय को स्वयं देखा करता था। ठीक है। देखिए, प्रशासनिक सुधारों की कड़ी में जो सुधार दूसरे प्रकार से हुए वो थे पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म। देखिए, जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको मैं सेपरेट करके देखूंगा, मैं स्टार लगा दिया है, इसको मैं आपको बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? प्रशासनिक सुधारों के बारे में। प्रशासनिक सुधारों के संबंध में सबसे बड़ी बात थी पुलिस रिफॉर्म करना। क्या बनाया गया? कोतवाल। क्या बनाया गया? कोतवाल बनाया गया। जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का कोतवाल हुआ करता था अलाउल मुल्क। कौन होता था? अलाउल मुल्क। ये अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त भी था। ठीक है। और कोतवालों के संबंध में बात ये निकल कर आती है कि ये कोतवाल उस क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली थे, ये न्याय भी कर सकते थे। ठीक है। गुप्तचर विभाग की स्थापना। कौन सा विभाग? गुप्तचर विभाग। ठीक है। और इसे कहते थे बरीद ए मुमलिक। ठीक है। बरीद गुप्तचर विभाग, बरीद ए मुमलिक। इसी गुप्तचर विभाग में छोटे छोटे गुप्तचर हुआ करते थे जो पूरे जनसाधारण में रहकर जासूसी क्या करते थे? मुनिहन। कौन है वो गुप्तचर? मुनिहन। ठीक है। तो गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? बरीद ए मुमलिक। और एक गुप्तचर का नाम क्या हुआ करता था? मुनिहन नाम से एक गुप्तचर हुआ करते थे। ये समझ लीजिए कि इन मुनिहनों को ये अधिकार था कि ये चाहें तो अगर कोई ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा मामला है कि जिसमें कोई बहुत ज्यादा काजी वगैरह की जरूरत नहीं है, तो वो लोगों के घरों में एंट्री कर ऐसे अपराधों को रोक देते थे। इनका बड़ा खौफ था जनता में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग खबर निकाल के किसको पहुंचाते हैं? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचाते हैं, है ना। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई, बरीद मुमलिक, मुनिहन। साथ में अगर हम देखें जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था बहुत ही निष्पक्ष। जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था को क्या बनाया? बहुत ज्यादा निष्पक्ष बनाया। देखिए, अगर देखें कि न्याय का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था सुल्तान। कौन होता था? सुल्तान। और सुल्तान के नीचे काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। ठीक है। ये ध्यान रखना, जुडिशरी सिस्टम पूरी तरीके से निष्पक्ष था। जुडिशरी सिस्टम के बारे में ध्यान रखना, जो न्याय प्रणाली थी वो पूरी तरीके से क्या थी? निष्पक्ष थी। और इस न्याय प्रणाली में सबसे हेड कौन था? सुल्तान। फिर कौन था? काजी उल कुजात। देखिए, जब हम न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें एक अधिकारी का नाम है यहां, अमीर ए दाद। अमीर ए दाद। कई बार क्या होता था? कई बार मुकदमा ऐसे लोगों पर दायर हो जाता था जो बहुत प्रभावशाली थे। ऐसा आज भी होता कि नहीं होता कि लोग कई बार क्या होते हैं? बड़े प्रभावशाली लोग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है
और काजियों का उस पर नियंत्रण नहीं है, तो उस व्यक्ति को दरबार में प्रस्तुत करने का काम जो करता था वो ये अधिकारी करता था, जिसका नाम क्या है, अमीर ए दाद। ठीक है। जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से निष्पक्ष था। सबसे चीफ जुडिशियरी ऑफिसर कौन है, सुल्तान, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद काजी उल कुजात, कौन, काजी उल कुजात। फिर छोटे छोटे होते थे उसके अंदर मुंसिफ टाइप के, है ना। अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिस पर काजियों का नियंत्रण नहीं है और उसको दरबार में पेश करना है, तो उस व्यक्ति के लिए कौन अधिकारी बनाया जाता था, अमीर ए दाद बनाया जाता था। ठीक है। पुलिस विभाग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए शहना और मुहतसिब नामक पद भी बनाए गए। कौन से? शहना, शहना होता है दंड अधिकारी, है ना, मजिस्ट्रेट टाइप का। अच्छा, अगर मैं कहूं शहना ए मंडी, तो मतलब मंडी में अगर कोई करप्शन हो रहा है तो उसको दंड देने वाला अधिकारी शहना। और मुहतसिब, मुहतसिब बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता के व्यवहार पर जो नजर बनाकर रखता था वो क्या कहलाता था, मुहतसिब। यह ध्यान देना, प्रशासनिक सुधारों में पहले 4 मंत्रालय बरनी का कथन है, और उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स, कोतवाल को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। गुप्तचर विभाग के हेड क्या था, बरीद ए मुमालिक, और उसके बाद गुप्तचर कौन होते थे, मुनिहन। ठीक है। बात करें जुडिशरी सिस्टम की, तो सुल्तान चीफ जुडिशरी ऑफिसर था। सब कुछ सबसे पहले कौन था, सुल्तान था। उसके बाद काजी उल कुजात। न्यायिक व्यवस्था पूरी तरीके से निष्पक्ष थी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है वो काजियों के नियंत्रण से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में अधिकारी होता था अमीर ए दाद। पुलिस विभाग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 नए और पद बनाए गए, एक शहना दंडाधिकारी, एक मुहतसिब जनता के व्यवहार पर नजर रखने वाला व्यक्ति। ठीक है। अब देखते हैं जरा हम सैनिक सुधारों के बारे में। देखिए, अब देखते हैं सैनिक सुधार। अगर मैं कहूं कि जितने भी सुधार थे, सारे सुधारों की पटकथा सैनिक सुधारों के लिए ही रखी जा रही थी। मतलब जितने भी सुधार हो रहे थे, चाहे वो आर्थिक सुधार हो, चाहे प्रशासनिक सुधार हो, सबका उद्देश्य एक ही था कि बड़ी सेना रखी जाए, बड़ी सेना को नियंत्रित रखी जाए, साथ में लोगों को नियंत्रित रखी जाए और अपने साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाए। देखिए, जब हम सैनिक सुधार की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसमें से बहुत सवाल पूछे भी जाते हैं। ठीक है। सैनिक सुधारों में, मिलिट्री रिफॉर्म्स में, पहला रिफॉर्म्स है केंद्रीकृत सेना। कौन सी सेना, केंद्रीकृत सेना प्लस नगद वेतन। बात समझो, केंद्रीकृत सेना रखी गई और क्या दी गई, कैश सैलरी। ठीक है। वेतन किस में दिया जाता था, टंका में। समझिए, मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या हुआ, केंद्रीकृत सेना का मतलब है, पहले क्या होता था कि पहले सेना इक्तादारों के पास रहती थी। जब सुल्तान पे मुसीबत आती थी या सुल्तान को युद्ध करना होता था तो अपने इक्तादारों की सेनाओं को इकट्ठा करता था। वो डिपेंडेंसी खत्म हुई, सुल्तान ने पूरी सेना अपनी ही रखी, केंद्रीकृत सेना, और क्या दिए गए, नगद वेतन। दाग प्लस हुलिया प्रथा। मतलब हुलिया किसका, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा चली। सैनिकों का हुलिया रखा गया और घोड़ों को दागने की प्रथा। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दाग व हुलिया प्रथा किसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। केंद्रीय सेना, नगद वेतन, कैश सैलरी, टंका में सैलरी मिलती थी, नगद, घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा शुरू हुई। साथ में क्या किया गया, जो सैनिक होता था, सैनिकों का निरीक्षण किया जाता था
और निरीक्षण करने के बाद जो सैनिक बनाया जाता था, बात समझिए, ऐसे सैनिक जो निरीक्षण करके भर्ती हुए थे उन्हें मुर्रतिब कहा जाता था। ये कैसे सैनिक थे? ये वो सैनिक थे जो निरीक्षण होने के बाद भर्ती किए गए थे। ठीक है। साथ में सैनिकों को जो एक सैनिक है, सैनिक प्लस एक घोड़ा रखना होता था। बात समझिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बात समझना। सैनिकों को क्या रखना होता था? एक सैनिक को एक घोड़ा। इसके लिए क्या मिलती थी? सैलरी। ठीक है। सैनिक को क्या रखना पड़ता था? एक घोड़ा। और सैनिक को अपने के लिए और घोड़े के खर्चे के लिए क्या मिलता था? वेतन मिलता था। वेतन किसे मिलता था? वेतन मिलता था टंका में। तो ऐसे सैनिक जिनके पास एक घोड़ा था वो एक अस्पा, वो कौन से सैनिक थे? एक अस्पा सैनिक। लेकिन कई बार क्या होता था कि अगर सैनिक को दो घोड़े रखने हो अपने साथ, तो एक ऐसा सैनिक जो एक घोड़ा रखता था क्या कहलाता था? एक अस्पा। एक ऐसा सैनिक जो दो घोड़े रखता था वो क्या कहलाता था? दो अस्पा। क्या कहलाता था? ध्यान रखना, दो अस्पा सैनिक। दो अस्पा, एक अस्पा और दो अस्पा सैनिक। अब देखिए, सीधी सी बात है कि एक ऐसा सैनिक जिसके पास घोड़ा है उसको सैलरी मिल रही है। एक ऐसा सैनिक जिसके पास दो घोड़े हैं, सीधी सी बात है कि इसको एक घोड़े का फालतू रखरखाव करना है तो इसको सैलरी फालतू मिलेगी। तो इसको 78 टंका, कितने? 78, 78 टंका ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। समझ लीजिए, एक सैनिक एक घोड़ा, सैलरी मिलेगी। लेकिन एक सैनिक जिसके पास दो घोड़े हैं उसको 78 टंका तनख्वाह ज्यादा मिलती थी। एक बात और ध्यान दें, सैनिकों की क्षमता का लगातार निरीक्षण होता था। कहते हैं कि इस एक सैनिक का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? स्वयं निरीक्षण करता था कि वो लड़ने योग्य है या नहीं है। और ये निरीक्षण क्या होते थे? बहुत ज्यादा सख्ताई से होते थे। तो बात समझ लीजिए, सवाल समझिए, सवाल आने की संभावना कहां से है? पहली केंद्रीकृत सेना रखने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। नकद वेतन किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग व हुलिया प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। सैनिकों का जो निरीक्षण करके सैनिक भर्ती होता था उसे क्या कहते थे? मुर्रतीब उसको कहा जाता था। एक सैनिक एक घोड़ा, सैलरी मिलेगी। एक अस्पा सैनिक, एक सैनिक दो घोड़े, दो अस्पा सैनिक, इसमें 78 टंका ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। ठीक है। ये हुए सैनिक सुधार। हालांकि सैनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद की भावना थी। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे जो मिलिट्री कैंपेन है, जो सैनिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी काल में। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्थिक सुधारों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके।